गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और पॉलिटी का मेरा पिछला वीडियो देखकर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज मैं पॉलिटी में फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ, संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले भी मैं पॉलिटी का ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो सब नहीं देखे हैं तो एक्सेलेंस क्लासेस बिरोल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पॉलिटी का मेरा सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने पहले वीडियो में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पहले बता दिया हूँ। फिर मैंने उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में संविधान सभा की विशेषताएं, फिर संविधान सभा से हमारी परीक्षा में जो सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। और उसके बाद भारतीय संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं और बहुत सारे लोग जो भारतीय संविधान की आलोचना करते हैं, इन सभी पॉइंट को भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और ये वो सभी बातें एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगर आप मेरा वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप जाके मेरा वो सब वीडियो देख लीजिए, तब आप क्रम से देखिएगा तो मेरा ये वीडियो देखने में भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम लोगों ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि बच्चों को जीके जीएस की बहुत ही अच्छी जानकारी हो। और आपको पता ही होगा कि भारत के बहुत सारे एग्जाम में जीके जीएस की काफी वरीयता होती है, बहुत सारे एग्जाम जीके जीएस पे क्रैक हो सकते हैं और पॉलिटी उसका एक अहम हिस्सा है। और पॉलिटी से हमें केवल विषय वस्तु की जानकारी नहीं होती है, बल्कि बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलती है जिससे भारतीय प्रशासन को हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। और भारत का नागरिक होने के नाते ऐसे भी हमें अपने संविधान को जानना चाहिए। तो मेरा ये पॉलिटी की जो श्रृंखला है वो विद्यार्थी के साथ साथ भारत के उन सभी नागरिकों के लिए भी समान रूप से लाभदायक है जो कि भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं। हालांकि मैं इस पॉलिटी की श्रृंखला में उतना विशेष व्याख्या में नहीं जोर दे रहा हूँ, मैं अपने आप को इसमें उन बिंदुओं तक समेट के रखा हूँ जो कि एग्जाम के लिए लाभदायक बिंदु है। क्योंकि अगर मैं इसको विस्तृत करूंगा तो काफी तथ्य हो जाएगा और फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो इन सभी वीडियोस को देखने के बाद विशेष रूप से आपको ये पता चल जाएगा कि पढ़ते वक्त आपको परीक्षा के लिए क्या सब प्रासंगिक है। आपको हर चीज नहीं पढ़ना है, कुछ खास बातें ही पढ़ना है और मैं उन सभी तथ्यों को इंक्लूड कर देता हूँ अपने वीडियो में, जिससे कि आपकी परीक्षा के सारे प्रश्न बन जाएंगे। आप ट्रस्ट कीजिए, अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते हैं या इसको स्क्रीनशॉट मार के भी रख लेते हैं, तो आपको परीक्षा में सामान्यतः कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बशर्ते कि आप रिवाइज करते रहिए, मेरा पिछला वीडियो भी देखते रहिए, आने वाला वीडियो देखते रहिए, तो आपका बहुत ही अच्छा जीके जीएस का तैयारी हो जाएगा। आपसे बढ़िया तैयारी बहुत ही कम बच्चों का होगा। अगर आप एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, दरोगा इस सब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका पॉलिटी बहुत ही मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मैं हर टॉपिक पे वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप कंसंट्रेट कीजिए। अब देखिए, आज हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो प्रस्तावना से क्या सब प्रश्न बन सकते हैं और एग्जाम के लिए कौन सा पॉइंट इंपोर्टेंट है उसको मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। सबसे पहले आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जैसे अच्छे एग्जाम का आप इंटरव्यू भी देंगे तो कभी-कभी इंटरव्यू में भी प्रस्तावना पूछ दिया जाता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद कर लीजिए। और प्रस्तावना में कई सारे कीवर्ड्स हैं जिससे प्रश्न बनते हैं और उस कीवर्ड्स का मीनिंग क्या है इससे परीक्षा में सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहाँ लिख लिया है, आप इसको घर पे लिख के याद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर
1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रस्तावना है, आप घर पे लिख लीजिएगा, ये कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। बीटीसी के बहुत सारे बुक के फर्स्ट पेज पे ही प्रस्तावना लिखा रहता है, बहुत सारे विद्यालय में प्रस्तावना का पाठ भी कराया जाता है। और उसके बाद इसको आप कोशिश करिएगा कि याद कर लें, याद करने के बाद एक दो बार लिखिएगा, देखिएगा कि आपको याद होता है कि नहीं। अब इससे एग्जाम में सामान्यतः इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स को एक्सप्लेन करता हूं जिससे परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं और आया हुआ है। जैसे सबसे पहले देखिए, यहां वर्ड है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग का मीन्स क्या है? जैसे इसका मीन्स है कि संविधान की जो शक्ति है वो भारत के लोगों से लिया गया है। हम भारत के लोग, ये संविधान की शक्ति का स्रोत है। कभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग, भारत के लोगों की शक्तियों से संविधान बना है। संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं और यहाँ लोग ही सर्वे सर्व है। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसमें कुछ कीवर्ड्स यहाँ हैं, जैसे प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन। अब देखिए, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, यह आपकी परीक्षा में आ सकता है। जैसे 1947 से पहले भारत आजाद नहीं था, तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश नहीं था। जब किसी भी देश को अपने बाह्य मामले में और आंतरिक मामले में निर्णय लेने की शक्ति खुद प्राप्त हो जाती है, तो उसे प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। जैसे आजादी से पहले हमारे देश का संबंध किसी दूसरे देश के साथ कैसा होगा, अमेरिका के साथ कैसा होगा, ब्रिटेन के साथ कैसा होगा, ये अंग्रेज तय करते थे। तो भारत प्रभुत्व संपन्न नहीं था। लेकिन आज के समय में भारत का संबंध अमेरिका के साथ क्या होगा, पाकिस्तान के साथ क्या होगा, नेपाल के साथ क्या होगा, इंग्लैंड के साथ क्या होगा, राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत को बनना है कि नहीं बनना है, ये भारत निर्णय लेता है, ब्रिटेन निर्णय नहीं लेता है। तो आज के समय में भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है और हमें अंदरूनी मामलों में क्या निर्णय लेना है, किस स्टेट का नाम चेंज करना है, किस स्टेट को विभाजित करना है, किस स्टेट को मिलाना है, 370 धारा हटाना है कि नहीं हटाना है, ये सभी निर्णय भारत स्वयं लेता है। इसलिए भारत प्रभुत्व संपन्न है। हालांकि आपको यहाँ एक बात समझ लेना चाहिए कि विश्व का कोई भी देश पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन है, तो वो बहुत सारे नियम कानूनों को बनाती है ताकि दुनिया में सौहार्द बना रहे। लेकिन एक सीमा तक कोई भी देश प्रभुत्व संपन्न हो सकता है। जो पॉलिटी के छात्र होंगे, जिसका ग्रेजुएशन राजनीति विषय से हुआ होगा, वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी राज्य के लिए एक 3-4 फैक्टर होता है। अगर ये 3-4 फैक्टर हो तभी कोई भूभाग राज्य बन सकता है। जैसे सबसे पहले एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, फिर निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, फिर उसको सॉवरेन होना चाहिए, प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। जैसे आप देखिए, भारत, कभी कभी ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, जैसे पूछा जाता है कि बिहार एक राज्य नहीं है, राज्य तो एक हम नाम दे दें, लेकिन बिहार एक राज्य नहीं है, भारत एक राज्य है। क्यों? क्योंकि देखिए, बिहार के पास भी क्षेत्रफल है, बिहार के पास भी जनसंख्या है, लेकिन बिहार प्रभुत्व संपन्न नहीं है, जबकि भारत प्रभुत्व संपन्न है। जैसे बिहार का संबंध नेपाल के साथ क्या होगा, चाइना के साथ क्या होगा, ये बिहार के मुख्यमंत्री नहीं तय करते हैं, ये भारत तय करता है। तो इसलिए भारत प्रभुत्व संपन्न है, जबकि बिहार नहीं है प्रभुत्व संपन्न, यूपी नहीं है प्रभुत्व संपन्न। वो कुछ मामलों में निर्णय ले सकता है, लेकिन प्रभुत्व संपन्न नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी देश जब अपने बाह्य मामलों में और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, किसी का उस पर दबाव नहीं होता है, तो प्रभुत्व संपन्न होता है। और आजादी के बाद भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। तो यही प्रस्तावना में कहा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा इंपोर्टेंट टर्म है समाजवादी। समाजवादी, ये समाजवादी काफी इंपोर्टेंट शब्द है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में कैसा समाजवाद है। जैसे समाजवाद कई तरह का होता है, एक साम्यवादी समाजवाद होता है, राज्याश्रित समाजवाद होता है, जैसे चाइना में, जैसे कि रूस में साम्यवादी समाजवाद है, वहां हर चीज राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, यहाँ मिश्रित समाजवाद है, यहाँ
सरकार को भी अधिकार है और निजी व्यक्तियों को भी अधिकार दिया गया है। तो आपके एग्जाम में यदि प्रश्न आएगा कि भारत में कैसा समाजवाद है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद टिक करना है, निजी समाजवाद मींस मिश्रित समाजवाद टिक करना है, निजी नहीं, राज्याश्रित नहीं। और आपको एक और पॉइंट पता होना चाहिए कि भारतीय प्रस्तावना में, भारत का जो मूल प्रस्तावना था उसमें समाजवाद शब्द नहीं था और 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इंदिरा गांधी के समय में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में 1976 से पहले समाजवाद नहीं था। 1976 से पहले भी भारत में समाजवाद था, ऐसे कई सारे प्रावधान थे, लेकिन प्रस्तावना में इस शब्द को इंक्लूड कर दिया गया 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो आपको याद रखना चाहिए। अगला देखिए धर्मनिरपेक्ष। आपको याद होगा ये टर्म मैंने इस प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था कि भारतीय संविधान की एक अहम विशेषता धर्मनिरपेक्ष है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि यहाँ देश का अपना कोई निजी धर्म नहीं है। यहाँ धर्म के आधार पे लोगों के साथ स्टेट कोई भेदभाव नहीं करता है। हर एक धर्म के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, एक समान अवसर दिया जाता है, इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष है। और ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसको भी 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था। ऐसा नहीं है कि 1976 से पहले भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था। भारत तो हमेशा से धर्मनिरपेक्ष था, आजादी के बाद ही था। अभी अगला चैप्टर में आपको मूल अधिकार पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक स्पेशल सेक्शन ही दिया गया है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में इस वर्ड को इंक्लूड कर दिया गया। तो आप याद रखिएगा। देखिए धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी देशों के लिए एक अलग अर्थ है और भारतीय देशों के लिए एक अलग, भारत के लिए एक अलग अर्थ है। जैसे एक बार यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन भी आ गया था कि धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो कैसे पश्चिमी देशों के लिए, पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता कैसे भारतीय धर्मनिरपेक्षता से अलग है। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक अलग चीज है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि धर्म के आधार पे देश किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सभी धर्म को एक समान अवसर प्रदान करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है, जैसे पाश्चात्य देशों में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है वहां स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना ही नहीं होता है, लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री में स्टेट का रिलीजन से लेना देना होता है। यहाँ क्या कहा गया है कि देश सभी धर्मों को एक समान अवसर देगा। अगर कोई किसी धर्म के लोग माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक में है, तो वो स्पेशल सुविधा भी उसे दिया जा सकता है, क्योंकि एक समान अवसर देने की बात कही गई है। अगर कोई धर्म बहुसंख्यक है और कहीं कोई धर्म अल्पसंख्यक है तो उसे स्पेशल सुविधा देकर इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भेदभाव हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्षेत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक यदि है तो उसे कब्रगाह की सुविधा दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि धार्मिक आधार पर वहां स्टेट भेदभाव कर रहा है, वहां वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहा है। तो बहुत सारे धर्म को स्टेट अलग से स्पेशल सुविधा देती है ताकि उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मीन्स अलग है, आपको ये ध्यान रखना है। हालांकि धर्म के आधार पर स्टेट भेदभाव नहीं करेगा, जैसे जॉब में भेदभाव नहीं करेगा और बहुत सारे जगहों पे भेदभाव नहीं करेगा, वो मैं आपको फंडामेंटल राइट में बताऊंगा। अगला की टर्म देखते हैं। अगला की टर्म है लोकतांत्रिक। आपको पता होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब देखिए ये भी इंपोर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दुनिया में दो तरह के लोकतांत्रिक देश होते हैं, दो तरह के डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश वैसे देश को कहा जाता है जहां सीधे लोग ही निर्णय लेते हैं। देश में किसी भी चीज के संबंध में जब सीधे लोगों के द्वारा निर्णय लिया जाए तो उसे प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक कहते हैं। ऐसा छोटे देशों में हो सकता है जहां जनसंख्या कम होता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है, कैंटोन बनाकर वहां निर्णय लिया जाता है। ऐसा दुनिया के अधिकांश देशों में नहीं है। कुछ ही देश है जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है, तो वहां सीधे लोग ही निर्णय में हिस्सा लेते हैं।
अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे कि भारत में है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हुआ कि लोगों द्वारा एक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है और वो प्रतिनिधि लोगों के बदले में निर्णय लेता है। जैसे हमारे देश में हम लोग विधानसभा के लिए विधायक बनाकर भेजते हैं, जैसे लोकसभा के लिए हम लोग सांसद चुनकर भेजते हैं। फिर जो भी नीतिगत निर्णय लेना होता है वो हम लोगों के बदले में या तो कोई विधायक लेता है या कोई सांसद लेता है। तो आपको याद रखना है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो आपको लगेगा लोगों द्वारा चुना जाता है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आपको ध्यान रखना है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है, जबकि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहां सीधे नीति में लोग फैसला लेते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला की टर्म है गणराज्य, रिपब्लिक। आपको इस प्रीवियस वीडियो में मैंने गणराज्य के बारे में एक्सप्लेन किया था, आप देख लीजिएगा वो वीडियो। गणराज्य जैसे मैंने आपको बताया भी था, जैसे दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो लोकतांत्रिक तो हैं लेकिन वहां गणराज्य नहीं है। जैसे ब्रिटेन लोकतांत्रिक है लेकिन ब्रिटेन में गणराज्य नहीं है, लेकिन भारत लोकतांत्रिक भी है और यहाँ गणराज्य भी है। गणराज्य का मतलब होता है ऐसा देश जहां देश के प्रधान के साथ साथ, जहां सरकार के मुखिया के साथ साथ संवैधानिक प्रधान का भी चयन किया जाता है, वो वंशानुगत नहीं होता है। जैसे भारत में आप देखिए, हमारे देश में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, तो यहाँ प्रधानमंत्री लोगों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन यहाँ संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति महोदय होते हैं और राष्ट्रपति महोदय का भी यहाँ चयन होता है। हाँ, ये अलग बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता हिस्सा नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, राष्ट्रपति में मैं ये आपको विधिवत बनाऊंगा, जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये वंशानुगत नहीं होता है। इसलिए हमारा देश लोकतांत्रिक होने के साथ साथ गणतांत्रिक भी है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जो वहां संवैधानिक प्रधान होती है वो वंशानुगत होता है। जैसे जापान में भी ऐसा ही है, वो लोकतांत्रिक तो है लेकिन गणतांत्रिक नहीं है, क्योंकि वहां संवैधानिक प्रधान का चयन नहीं किया जाता है, वो वंशानुगत होता है। तो आप याद रखिएगा, कभी एग्जाम में आ जाएगा कि गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है, तो आप इसे बता सकते हैं। ये सब एग्जाम में आ सकता है, कहीं न कहीं पूछा गया प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अगला हमारा टर्म है, जैसे ये एक बार एग्जाम में भी आ चुका है, न्याय। एक बार यूपीएससी के एग्जाम में प्रश्न आ गया था कि भारतीय प्रस्तावना में कितने तरह का न्याय का वर्णन किया गया है। तो आपको ये लगता होगा कि न्याय तो एक ही होता है। अब ऑप्शन दे देगा 1 2 3। अब बहुत सारे लोग को लगेगा भाई न्याय तो एक ही तरह का होता है, न्याय कैसे अनेक हो सकता है। तो आप प्रस्तावना को याद रखिए, आप देख सकते हैं प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का वर्णन है। एक सामाजिक, सोशल, एक आर्थिक, इकोनॉमिकल, और एक आर्थिक मतलब एक सामाजिक सोशल, एक आर्थिक फाइनेंशियल, और एक राजनीतिक पॉलिटिकल। तो आपको सबसे पहले न्याय से रिलेटेड याद रखना है कि भारतीय प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब इन सभी टर्मों का डिफरेंट अर्थ है। सामाजिक न्याय अर्थात सामाजिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, मतलब बहुत तरह के समाज में भेदभाव होता है। तो भारतीय संविधान में बहुत सारा प्रावधान ऐसा किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं हो। जैसे कि मैं अभी आपको फंडामेंटल राइट में पढ़ाऊंगा कि अनुच्छेद 17 के तहत भारत में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो ये क्या है? सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक पहल है। जैसे उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, तो ये क्या है? सामाजिक न्याय लाने के लिए ये एक पहल है। तो सामाजिक न्याय होना चाहिए। आर्थिक न्याय, फाइनेंशियल जस्टिस। अब हमारे देश में आर्थिक न्याय के लिए भी बहुत सारा पहल किया गया है। आर्थिक न्याय का मतलब है कि अर्थ के आधार पे, धन के आधार पे किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा ऐसा पहल किया जाना चाहिए कि धन के आधार पे जो असमानता है वो खत्म किया जा सके।
जैसे हमारे देश में बहुत सारा प्रावधान इसके लिए है, जैसे मैं आपको फंडामेंटल राइट में पढ़ाऊंगा। जैसे संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में उसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। ये भी आर्थिक न्याय के लिए ही किया गया, हालांकि इसका एक दूसरा रीजन था। लेकिन और भी बहुत सारे प्रावधान है हमारे देश में जो लोगों को आर्थिक न्याय की ओर ले जाता है। और ये जो समाजवाद का भी सिद्धांत है, ये भी आर्थिक न्याय की दिशा में एक पहल है कि हमारे देश में जो बहुत अधिक भेदभाव है धन के आधार पे, उसको कम करने की कोशिश किया जाना चाहिए। सरकार को ऐसी योजना और पहल करना चाहिए ताकि आर्थिक आधार पे असमानता कम हो। इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ेंगे कि सरकार बहुत सारा ऐसा वर्क कर रही है, कार्य कर रही है, जिससे देश में वित्तीय समावेशन हो सके। तो ये सब आर्थिक न्याय की दिशा में एक पहल है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना, ये भी आर्थिक न्याय के लिए किया गया एक पहल है। तो बहुत सारा ऐसा प्रावधान है। और धन के आधार पर सरकार निम्न वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करती है, उसको ऊपर लाने के लिए प्रयास करती है। तो ये आर्थिक न्याय। अभी देखिए आप ईडब्ल्यूएस भी एक आ गया है, 10% आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को सरकार दे रही है आरक्षण। तो ये भी आर्थिक न्याय की दिशा में एक पहल है। अब अगला देखिए, अगला है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीति के क्षेत्र में यह है, इसके तहत सरकार इस तरह के प्रावधान लाती है कि निम्न वर्ग के लोग भी राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। जैसे आप देखिए बहुत सारे क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाता है, किसी विशेष वर्ग के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है। आप स्थानीय निकाय में देखिए, पंचायत में क्या किया गया है, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर दिया गया है। ये क्या है, राजनीतिक न्याय की दिशा में एक पहल है। बहुत सारे क्षेत्र में दलितों के लिए आरक्षित होता है सीट, ये क्या है, राजनीतिक न्याय की दिशा में एक पहल है। तो इस तरह भारतीय प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा टर्म है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, अब देखिए यहाँ बहुत सारा टर्म लिखा गया है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता को एक ब्रॉड एस्पेक्ट में रखा गया है, बहुत ही विस्तृत रूप से रखा गया है। आगे हम मौलिक अधिकार भी पढ़ेंगे, उसमें आपको बताऊंगा कि स्वतंत्रता के लिए कैसे आर्टिकल 25 से 28 तक, 25 से लेकर अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक प्रावधान किया गया है। बहुत तरह की स्वतंत्रता दी गई है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें युक्ति युक्त प्रबंध भी है, ये पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध, सामाजिक सौहार्द के विरुद्ध जब भी आप बोलिएगा तो आप पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये मौलिक अधिकार में हम लोग और भी व्यापक चर्चा करेंगे इस पर। धर्म की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता भी दिया गया है। अनुच्छेद 19 से में भी स्वतंत्रता की बात की गई है, जैसे विश्वास, उपासना, ये सभी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आ जाता है। तो स्वतंत्रता के लिए एक बहुत ही व्यापक पहलू है प्रस्तावना में, और मौलिक अधिकार में भी इस पे हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे, इसलिए मैं इसको अभी इतना ही रहने देता हूं। अगला देखिए समता, एक कीवर्ड समता है, इक्वलिटी। तो भारतीय संविधान में समता के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जैसे फंडामेंटल राइट का जो पहला पार्ट ही है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, उसमें समता के लिए ही सारे प्रावधान किए गए हैं। मतलब हमारे देश में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून के समक्ष एक समान संरक्षण दिया जाएगा, सभी लोगों को एक जैसा व्यवहार किया जाएगा स्टेट के सामने। जैसे अनुच्छेद 14 में किया गया है, अनुच्छेद 15 में प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 16 में है, 17 में है, अनुच्छेद 18 में है, उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है। तो ये सब विस्तृत रूप से हम लोग मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे। अब देखिए ये समता है। अगला है बंधुता। अगला हमारा टर्म है बंधुता, फ्रेटर्निटी। भारतीय लोगों को इस तरह से प्रस्तावना में प्रावधान किया गया है कि भाईचारे की भावना हो लोगों में, लोगों की एकता बढ़े, सामाजिक सौहार्द बढ़े, इसके लिए बहुत सारा प्रावधान किया गया है। आपको याद होगा भारतीय संविधान की विशेषता में मैंने आपको एकल नागरिकता पढ़ाया था कि हमारे देश में संपूर्ण नागरिक केवल देश का नागरिक होता है, राज्य का वो अलग से नागरिक नहीं होता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि लोगों में बंधुता की भावना आए, लोगों को अपनापन की भावना आए, ऐसा लगे कि बिहारी, मराठी सभी एक जैसे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक ही तरह के हैं।
तो हमारे संविधान में बंधुता का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ आपको एक इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता एग्जाम में आ सकता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, फ्रांस की स्वतंत्रता से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति में ये स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये वर्ड बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे और वहीं से इसको भारतीय संविधान में, भारतीय प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अगला है अखंडता, इंटेग्रिटी। अब इस वर्ड को भी, इस अखंडता वर्ड को भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। मूल संविधान में अखंडता शब्द नहीं था। अखंडता का मतलब होता है कि हमें अपने व्यवहार और कृत्यों से इस तरह के कार्य करने हैं कि भारत में अखंडता बनी रहे, भारत का यूनिटी में वृद्धि हो। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में भी शामिल किया गया है कि हम अपने किसी भी कार्य से ऐसा काम न करें, ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे भारतीय अखंडता बाधित होती है। और आपके बहुत सारे कार्यों पर इसलिए भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि उससे भारतीय अखंडता प्रभावित होगी। तो अखंडता है। तो इतने सारे इंपोर्टेंट वर्ड हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं। एक और इंपोर्टेंट वर्ड जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, 26 नवंबर 1949। ये देखिए 26 नवंबर 1949 आपको एग्जाम में आ जाएगा कि भारतीय प्रस्तावना को कब संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया, तो बनकर तैयार ये 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन संपूर्ण देश में इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी देखिए प्रस्तावना में इसी डेट का उल्लेख किया गया है, 26 नवंबर 1949। अभी देखिए ये सारे टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखना है जो कि भारतीय प्रस्तावना से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला संविधान का परिचय पत्र। अभी एग्जाम में आ जाएगा कि संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मौलिक अधिकार को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा संविधान का परिचय पत्र जब भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना टिक करना है। इसे भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको यदि पूरा संविधान नहीं पढ़ना है तो आप सिर्फ भारतीय प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। आपको इससे ये बात पता चल जाएगा कि भारतीय संविधान में किन किन चीजों पे जोर दिया गया है, किन किन दर्शनों पे भारतीय संविधान काम करता है। जैसे आपने देखा धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, अखंडता, ये सब भारतीय संविधान के की पॉइंट्स हैं। बेसिक जो संविधान का कहते हैं मूलभूत ढांचा, एक प्रकार से वो प्रस्तावना में इंक्लूड है। तो आप इसे याद रखिएगा, संविधान का परिचय पत्र। फिर कई सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इस सब का अर्थ ध्यान में रखिएगा। मैंने इसको अलग से इंक्लूड कर दिया है जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। फिर आप अगला याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में कुछ संविधान संशोधन काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इंपोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। आप डेट भी याद रखिएगा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया ये भी याद रखिएगा। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईस्वी 1976, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। और भी कई सारा संशोधन किया गया, लेकिन प्रस्तावना में इसके माध्यम से 3 शब्द जोड़ा गया। इस 3 पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो भारतीय प्रस्तावना के जो 3 शब्द हैं वो मूल प्रस्तावना में नहीं थे। अगर ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि वो कौन से 3 शब्द हैं जो मूल प्रस्तावना में नहीं थे, तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। इसे 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इंक्लूड किया गया। और आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन से इतने सारे प्रावधान हमारे संविधान में बदले गए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है। केवल यही 3 शब्द नहीं चेंज किया गया है, बल्कि और भी कई सारा चीज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जैसे राष्ट्रपति की शक्ति, मंत्रिपरिषद की शक्ति, और भी कई सारे प्रावधानों को पलट दिया गया, जिसे फिर से 44वां संविधान संशोधन से बहाल किया गया। तो आपको ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगला है, आपको एग्जाम में कभी आ सकता है कि भारतीय प्रस्तावना संविधान का एक भाग है कि नहीं।
तो आप इसे ध्यान रखिएगा। शुरू में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कहा जाता था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अभी वो पूरा निर्णय मैं आपको डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। आपका भी बस यही याद रखना है कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, मतलब प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल एक पार्ट है, लेकिन एक और पॉइंट आपको याद रखना है, यह गैर न्यायिक है। दो शब्द होता है, एक न्यायिक एक गैर न्यायिक। न्यायिक मतलब होता है जिस प्रावधानों को लागू करने के लिए आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना में जो बहुत सारा चीज दिया गया है उन प्रावधानों को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। हाँ, मूल अधिकार के नाम पे जा सकते हैं, लेकिन केवल इसलिए नहीं जा सकते हैं कि ये बातें प्रस्तावना में इंक्लूड है। तो प्रस्तावना के प्रावधानों को न्यायालय के माध्यम से आप नहीं लागू करवा सकते हैं। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि प्रस्तावना क्या है, कि ये गैर न्यायिक है। जैसे मूल अधिकार न्यायिक है, जैसे नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक है। तो एग्जाम में इसे भी ध्यान रखना है आपको। एंड सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट कि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है कि नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना को, इस पे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया है कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल विशेषताओं को संशोधित नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किया गया, जैसे धर्मनिरपेक्षता किया गया, जैसे कि समाजवाद किया गया, अखंडता किया गया। तो प्रस्तावना में संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके जो बेसिक ढांचा है, मूलभूत ढांचा है, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता को चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसकी मूल विशेषता को नहीं बदला जा सकता। हालांकि ये मूल विशेषता क्या है ये सर्वोच्च न्यायालय ही जानता है, ये हम और आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ही अपने निर्णय से इस बात को साबित करता है कि संविधान का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो ये था भारतीय प्रस्तावना, और भारतीय प्रस्तावना से संबंधित सभी अहम प्रावधान मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आने वाले अपकमिंग एग्जाम में और प्रीवियस एग्जाम में जितने सारे प्रस्तावना से प्रश्न आए हैं वो सभी भली भांति आपसे बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और लोगों को हमारे इनिशिएटिव के बारे में बताइए, और अपने घर पे रहिए, अच्छे से लॉकडाउन के नियम का पालन कीजिए और इसे बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सेलेंस क्लासेज यूट्यूब नाम से हमारा चैनल है, लाइक का बटन दबा दीजिए और घर पे अच्छे से पढ़िए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवाइज करिए।